आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज है 28 अगस्त, दिन सोमवार। इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर के साथ हाजिर हूं मैं नितिन ठाकुर। अगले 30 मिनटों में आपको सुनाएंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें और उससे जुड़े एनालिसिस। कोटा में एक बार फिर 2 छात्रों ने कल देर रात खुदकुशी की। साल भर में 24वीं घटना है। राजस्थान सरकार कानूनी डंडे से कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। आपने तो गैर कानूनी सारे कोचिंग बना लिए, इसलिए कोचिंग वालों का इलाज करेंगे। ये कोचिंग वालों को सीएम ने समझाया, जब मुख्यमंत्री के समझाने से नहीं समझ रहे तो कानून के डंडे से समझाएंगे। इन घटनाओं को रोकने के लिए और क्या किया जा सकता है, दिन भर में सबसे पहले इसकी ही बात करेंगे। फिर बात कारगिल में अनुच्छेद 370 हटने के बाद हो रहे पहले चुनाव की। बताएंगे क्यों खास है चुनाव और कैसा है वहां का माहौल। महज 5 दिन बाद इसरो सन मिशन शुरू करने जा रहा है। चांद पर झंडा गाड़ने के बाद सूरज फतह करने को तैयार है मिशन आदित्य L1। ये क्या है जानेंगे। और खबरों के आखिर में करेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बात। बताएंगे एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने के बाद अब नीरज के निशाने पर क्या है। आखिर में पहुंचा खबर, क्यों आंध्र प्रदेश के मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी एक भक्त को ढूंढ रही है जिसने 100 करोड़ का चेक दान में दिया है। लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस चेतना काला से। शुक्रिया नितिन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की घोषणा, ग्रुप ए और बी की नौकरियों में पदोन्नति में भी मिलेगा 20% आरक्षण। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने रिक्शा से की सवारी और आगामी G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों का किया निरीक्षण। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में रहेगा 3 दिन का सार्वजनिक अवकाश। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में मानहानि के केस में फंसे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अहमदाबाद कोर्ट ने भेजा समन। आतंकी संगठन ISIS ने अपनी मैगजीन में लिखी हरियाणा नूह हिंसा का बदला लेने की बात। ज्ञानवापी मामले पर चल रही सुनवाई 12 सितंबर तक के लिए स्थगित। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रबोध तिर्की ने की घोषणा, ओडिशा में कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। 19 सितंबर को लॉन्च होगा जियो एयर फाइबर। रिलायंस AGM मीटिंग में मुकेश अंबानी ने की घोषणा। बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा कि हमें संयोजक नहीं बनना, हमारी कोशिश सबको एक साथ लाने की। PM मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बातचीत, वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। यह है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। राजस्थान के कोटा को इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग के हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन धीरे धीरे शहर की एक और पहचान भी बन रही है। और ऐसी पहचान से हर शहर अपना दामन छुड़ाना चाहेगा। गूगल सर्च इंजन पर कोटा सर्च करने पर शुरुआती कुछ पन्ने निराशा भरी खबरों से पटे हैं। इनमें आत्महत्या की खबरें प्रमुख हैं। इस रविवार को ही कोटा में 2 नीट एस्पिरेंट्स ने खुदकुशी कर ली। सुनिए कोटा के SP शरद चौधरी को। ये भी कलेक्टर साहब ने बोल रखा है कि संडे को किसी भी प्रकार के टेस्ट का आयोजन ना हो। कहना यह था कि जो अति कमजोर बच्चे हैं, जिनका कि स्पेशल पहले क्लास लेकर के फिर टेस्ट लिया जाता है, वो संडे वाले दिन आहूत किया गया था। बाकी लगभग 90% बच्चे उससे फ्री हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कल का दिन कि एक साथ 2 बच्चों ने, एक महाराष्ट्र लातूर के और एक बिहार के रहने वाले थे, उनके द्वारा आत्महत्या की गई। इस साल कोटा में छात्रों की खुदकुशी का 24वां मामला है। पिछले साल यही संख्या 15 थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की अध्यक्षता में आज स्टेट लेवल की एक मीटिंग हुई। इसमें कोचिंग संचालक, हॉस्टल एसोसिएशन, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इसमें बढ़ रही आत्महत्याओं के कारण तलाशने पर बात की गई और लॉन्ग टर्म में से कैसे रोका जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। फिलहाल राहत तलाशते हुए तय किया गया कि अगले 2 महीनों तक किसी भी कोचिंग संस्थान में कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा और बुधवार की पढ़ाई हाफ डे की होगी। राजस्थान सरकार में मंत्री हैं महेश जोशी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोचिंग को बैन करना चाहिए और स्कूलों की पढ़ाई में सुधार करना चाहिए। समाधान मेरा व्यक्तिगत है, कोई मैं पार्टी के हिसाब से, सरकार के हिसाब से नहीं कर रहा। मेरा व्यक्तिगत है कि स्कूलों को इतना सशक्त बनाया जाना चाहिए कि ये कोचिंग व्यवस्था जो है ये बंद होनी चाहिए। ये तो दूर की बात हो गई, लेकिन आज की मीटिंग में क्या तय हुआ ये पूछा हमने जयपुर में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर देवांकुर वाधवान से। देखिए, समझने की जरूरत है कि कोटा में जो स्थिति रही है वो भयावह है। इसी साल के अगर आप आंकड़े देखें तो 20 बच्चों से ज्यादा ने इसी साल कोटा में आत्महत्या कर ली है। जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसके पीछे के कारण क्या है वो समझना बेहद
आवश्यक है या जरूरी है, या कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, कोटा में जो बच्चे आते हैं बाहर से, अन्य राज्यों से, बिहार से हो गए, उत्तर प्रदेश से हो गए, मध्य प्रदेश से हो गए, अन्य राज्यों से हो गए, अगर वहाँ के जो उन राज्यों के एजुकेशनल सिस्टम्स हैं, जो शिक्षा प्रणाली है, वो इतनी काफी नहीं है कि वो बच्चों को कोटा के प्रेशर से कोप अप करने के लिए तैयार कर सके, तो एकदम से जब ये कोटा में जाते हैं, वहाँ का जो कम्पिटिटिव लेवल है, जो कंपटीशन एग्जाम्स का लेवल है, वो इतना ज्यादा होता है कि कई बच्चों को लगता है कि वो कोप नहीं कर पाएंगे उससे। और ये बेहद जरूरी है कि मैं कोटा कई बार जा चुका हूँ, मैंने कई बार वहाँ पे परिस्थितियां समझने की कोशिश की है। तो वहाँ पर ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कई बार कहते हैं कि उन्होंने काउंसलिंग सेंटर्स खोले हुए हैं, पर जो कुछ भी वहाँ पर किया गया है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, सरकार के नुमाइंदों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, वो नाकाफी साबित हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने बच्चे वहाँ पर सुसाइड्स नहीं करते। तो साफ तौर पर जो मेजर्स लिए गए हैं अभी तक वो नाकाफी हैं। जरूरत ये है कि बच्चों की जो इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उनको समझा जाए, और कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ढूंढने की बजाय कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ढूंढने जाएं, जिससे बच्चे ऐसे मेजर्स ना लें। आज राजस्थान के कैबिनेट मंत्री ने मांग की है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से बैन लगा दिया जाए। अब अगर ऐसा किया जाता है तो क्या वो सॉल्यूशन होगा? देखिए, बैन की बात करना ऐसी जगह पे जहाँ पे जिससे लाखों लोगों का या करोड़ों लोगों का लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, बच्चों के सपने हैं, वो चाहते हैं कि वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, ऐसे में सॉल्यूशन जो है, वो जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो, वो ढूंढने की जरूरत है। और प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर साइकोलॉजिकल हेल्प जो है वो मिल सके बच्चों की, वो मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो देखने की जरूरत है। देवांकुर, कोटा में छात्रों की खुदकुशी हमेशा से चिंता की बात रही है। इसे रोकने के लिए तो पहले भी कदम उठाए गए हैं, क्या उनका कुछ असर होता दिखा अभी तक? देखिए, सरकार तो बार बार कहती है, कई बार कुछ टाइम पहले सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने एक बड़े स्तर की मीटिंग भी की। कोटा में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट एक है, रेजोनेंस एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट है। जो आत्महत्याओं के मामले वहां पर सामने आए हैं, के पीछे के क्या कारण हैं, वो समझना जरूरी है। सरकार, मैं वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने काउंसलिंग जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बोला है कि प्रोवाइड करें। उन्होंने कहा कि वो मीटिंग्स भी करते हैं, पर साफ तौर पर सतही स्तर पर काम केवल ना हो। जरूरत यह है कि गहराई तक जाके, बात की गहराई तक जाके कि ऐसा हो क्यों रहा है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो पढ़ाते हैं वहाँ पर कई बार बच्चे वहाँ पर आइसोलेटेड फील करते हैं, जो अपने घर से दूर हैं, जो अपने माँ बाप से दूर है, अपने भाई से दूर हैं। ऐसे माहौल में है जहाँ पर मान लीजिए कि अगर कोई देखते हैं कि फलाना बच्चा घंटों घंटे पढ़ रहा है, वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है उस पर उनकी उतनी ग्रास्प नहीं है जिसकी किसी दूसरे बच्चे की है, तो ऐसे में हो सकता है कि वो हतोत्साहित महसूस करे, वो अपना मोटिवेटेड महसूस करे। वो ऐसा महसूस ना करे, इसके लिए जरूरी है कि सही प्रकार की काउंसलिंग उसको मिले, सही प्रकार की गाइडेंस और सही प्रकार की मोटिवेशन उसको मिले। और वो जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो कोटा में कहीं ना कहीं उतना सुदृढ़ नहीं है, जिसको जरूरत है कि उसको सुदृढ़ बनाया जाए और वैसा जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए। अच्छा, आपने काउंसलिंग का जिक्र किया, एक्सपर्ट भी इसे सबसे जरूरी कदम मानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा देवांकुर कि कोटा में छात्रों की काउंसलिंग का जो सिस्टम है उसकी जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो ये क्लेम करते हैं कि वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग सेंटर्स वहाँ पर हैं, और इसके अलावा ये भी क्लेम करते हैं कि बच्चों के रिलैक्सेशन के लिए, उनका मूड रिफ्रेश करने के लिए वहाँ पर प्लेइंग सेंटर्स भी हैं जहाँ पर आकर बच्चे रिलैक्स कर सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, काउच पर बैठ सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे के मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हों, या फिर उसको लग रहा हो कि क्लास में जिस प्रकार की ग्रास्पिंग पावर किसी दूसरे बच्चों की है उसकी वैसी नहीं है, उसको लग रहा हो कि वो अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं कर पा रहा है, ऐसे में अगर वो मान लो कि हॉस्टल में वापस जाकर अकेला है, उसके साथ में और कोई बच्चे नहीं है, और वो अपने आप को एक आइसोलेटेड महसूस कर रहा है, ऐसे माहौल में वो एक्सट्रीम कदम ना उठाए। इसके लिए बेहद जरूरी है कि उस तक ये संदेश पहुंचे कि ये बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ नहीं है, यानी कि ये इस पर सब कुछ, सारी चीजें खत्म नहीं होती हैं। अगर वो सफल होता है तो अच्छा है, अगर नहीं भी होता है
तो जिंदगी में बहुत कुछ और है जो कि वो कर सकता है। तो ये जो मैसेज है या फिर जो ये जो वो एज ग्रुप होता है, जो बच्चे टीन्स में होते हैं, 13 साल के, 14 साल के, 15, 16, 17 साल के, उन तक ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है कि अगर वो एक आईआईटी के इंजीनियर बन के नहीं निकलते या फिर एक वो मेडिकल एम्स से डॉक्टर बन के नहीं निकलते, तो उनकी जिंदगी खत्म नहीं हो रही है उस पे। ये जो बात है वो बच्चों तक समझाने की, पहुंचाने की जरूरत है। और उसमें केवल काउंसलर्स का रोल नहीं है, इसमें इंस्टीट्यूट्स का भी रोल है, इसमें फैमिली जो है वो भी रोल प्ले कर सकती है, उन पे अनड्यू प्रेशर ना डाले। तो ये तमाम जो पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर है, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो उसमें अपना अपना रोल ठीक से निभाएं तो हो सकता है कि बच्चों के जो सुसाइड्स के मामले हैं उनमें कुछ गिरावट आए। बहुत बहुत शुक्रिया देवांकुर। और अगर आपके परिचय में कोई भी शख्स ऐसा है जो सुसाइडल थॉट से गुजर रहा है, तो हमारी गुजारिश है कि मुफ्त काउंसलिंग के लिए जो टोल फ्री नंबर है उस पर जरूर संपर्क कीजिएगा, और नंबर है 0744 233 666। 4 साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। उसके बाद यहां पहली बार चुनाव होने जा रहा है। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इस चुनाव में कारगिल हिल काउंसिल की 26 सीटों पर चुनाव होने हैं। 10 सितंबर को होने वाले इस चुनाव में 88 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सीधी लड़ाई भाजपा से है। आम आदमी पार्टी ने भी कुछ सीटों पर हाथ आजमाया है, और 2018 के पिछले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 सीटें जीतकर यहां सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तब कांग्रेस ने 8 सीट जीती थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2 जीती थी, बीजेपी को 1 सीट पर सफलता मिली थी। 5 सीटें निर्दलियों के हिस्से आई थी। इस बार के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं भाजपा 17 सीटों पर अपने बूते लड़ रही है और बाकी सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दे रही है। हिल काउंसिल के चुनाव की हिस्ट्री की थोड़ी बात करें तो ये दार्जिलिंग हिल डेवलपमेंट काउंसिल की तर्ज पर होते हैं। पहली बार सन 95 में लेह में हुए थे, 2003 में करगिल में कराए गए थे। हिल काउंसिल के नियमों के हिसाब से जो मुख्य कार्यकारी पार्षद है उसके पास कैबिनेट मंत्री का पद और ताकत होती है, जबकि कार्यकारी पार्षदों के पास उप मंत्री का पद और दर्जा होता है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, इनमें मुद्दे क्या हैं और चुनाव को लेकर जनता के बीच किस तरह का उत्साह है, ये जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर अशरफ वानी से। अनुच्छेद 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों में बांटे जाने के बाद ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो अब जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, जिसमें 2 जिले हैं, करगिल और लद्दाख, वहां पर अब यूटी बनने के बाद कोई विधानसभा नहीं होगी। मात्र एक सांसद जो है लोकसभा में इस इलाके की नुमाइंदगी करेगा। तो कहीं ना कहीं अब लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हो या फिर करगिल ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हो, उसकी भूमिका कहीं ना कहीं वहां पर विधानसभा जैसी होगी, क्योंकि ये चुने हुए प्रतिनिधि और काउंसलर्स हैं जो अपने अपने इलाकों की न सिर्फ नुमाइंदगी करेंगे बल्कि साथ ही वहां पर विकास कार्यों को लेकर प्रशासन पर दबाव भी बनाएंगे और उसकी निशानदेही भी करेंगे। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये किसी विधानसभा से कम चुनाव लद्दाख के लिए नहीं है। दूसरी तरफ जिस अंदाज से अब राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले विस्तार से पूरे लद्दाख क्षेत्र का दौरा किया, जिसमें एक बड़ी जनसभा उन्होंने करगिल में की, उसके बाद करगिल में खास तौर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी जोश आया है और माना जा रहा है कि इसका लाभ इन ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि करगिल में होने वाले हैं, कांग्रेस को जरूर मिलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इन चुनावों से बाहर आ रही है वो ये है कि जो पूरे देश में 26 विपक्षीय पार्टियों का गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, वो अपना प्रयोग इन्हीं चुनावों से देश में शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जो ये गठबंधन इंडिया बना है देश में, उसमें जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रीय दल एक साथ जो है कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने फैसला लिया है कि जो करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव है वहां पर वो साझा तौर पर उम्मीदवार उतारेंगे, वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ जम्मू कश्मीर के राज्य होते हुए चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये जो हैं मिलकर अपने साझा उम्मीदवार खड़े करेंगे।
अशरफ, वैसे तो हर चुनाव अपने आप में अहम है, लेकिन कारगिल हिल काउंसिल का चुनाव आपको क्या लगता है क्यों खास है इस बार? करगिल ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में खास एक ही बात है कि यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, साझा उम्मीदवार उतार रहे हैं और उनके मुकाबले में बीजेपी सीधे तौर खड़ी हो रही है। और पीडीपी ने फैसला किया है कि वो इन चुनावों में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, तो जाहिर है कि उसका फायदा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि जो करगिल क्षेत्र है यहाँ पर शिया मुसलमान ज्यादा रहते हैं और वहाँ पर एक मुश्त में और एक ही तरह धार्मिक तौर से ये डिसाइड होता है कि किस उम्मीदवार को उतारना है और किस के पक्ष में मतदान करना है। जाहिर है जिसको वहाँ के वो धार्मिक जो नेता है वो सपोर्ट करेंगे, वही उम्मीदवार वहां पर चुनाव जीतते हैं। और आखिर में इस चुनाव में उतरी पार्टियों पर भी बात कर लें। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो साथ में हैं, पीडीपी चुनाव का बहिष्कार कर रही है, आम आदमी पार्टी और भाजपा अकेले दम खड़े हैं। थोड़ा इस पॉलिटिकल सिनेरियो को समझाइए। करगिल ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हों, लेकिन कम ही लगता है कि उन को कोई बड़ा समर्थन खास तौर से करगिल में हासिल है। हाँ, उम्मीदवार तो चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं भी लड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इन चुनावों में है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत जो है ज़्यादा लग रही है, क्योंकि एक तो साझा तौर पर वो उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं और दोनों पार्टियों के न सिर्फ बड़े नेता इस पूरे इलाके में और क्षेत्र में हैं, बल्कि साथ ही काफ़ी कार्यकर्ता सालों से इन दोनों पार्टियों के साथ करगिल क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ। और करगिल की कुल जनसंख्या 1 लाख के करीब है और 66,000 लोगों के पास इनमें वोटिंग राइट है। चुनाव की तारीख है 10 सितंबर। वोटों की गिनती इसके 4 दिनों के बाद होगी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद जहां एक तरफ सारा देश जश्न मना रहा है, वहीं इसरो तैयारी में लग गया है मिशन आदित्य L1 की। इसके नाम से आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि यह मिशन हमारे सौर मंडल के केंद्र यानी सूर्य से जुड़ा है। आज से महज 5 दिन बाद 2 सितंबर को इस मिशन की शुरुआत होने जा रही है। आदित्य L1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। यह भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसके जरिए सूरज से जुड़ी रिसर्च की जाएगी। इस मिशन से जुड़ी डिटेल समझने के लिए हमने बात की साइंस की खबरों पर नजर रखने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर ऋचिक मिश्रा से। अच्छा ऋचिक, हम इस मिशन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। आदित्य L1 मिशन जो है वो क्या है, इससे हमें क्या हासिल होगा? इसरो का आदित्य L1 मिशन असल में एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। इसकी बदौलत हम पहली बार सूरज की स्टडी करने जा रहे हैं। हम मतलब भारत या इसरो। लॉन्चिंग PSLV XL रॉकेट से की जाएगी, जो बहुत ही भरोसेमंद रॉकेट रहा है। सूरज की स्टडी इसलिए की जा रही है क्योंकि सूरज हमारे सौर मंडल का एनर्जी सोर्स है, वो हमें ऊर्जा देता है। दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, वो किसी भी समय शिकार करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो या प्रजनन करते हो, उसके लिए उन्हें सूरज की रोशनी की जरूरत है, सूरज के ऊर्जा की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यही ऊर्जा कभी कभी विध्वंसकारी भी बन सकती है। इसलिए सूरज से आने वाली रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल का बहाव, इनकी स्टडी करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर कभी खुदा न खास्ता ये ऊर्जा नकारात्मक रूप से और धरती की तरफ बढ़ने लगी तो बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। सिर्फ धरती के मौसम का ख्याल रखना जरूरी नहीं है, अंतरिक्ष के मौसम को भी जानना जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि हम कब किसी बड़ी आपदा में आ सकते हैं। और इस मौसम को बदलने का सबसे बड़ा सोर्स सूरज है। अच्छा, अभी तक सूरज को लेकर दुनिया भर के और कौन कौन से देश हैं या एजेंसीज हैं जो मिशन चला रही हैं, और हम अभी क्या क्या जानते हैं? सूरज पर अब तक अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने करीब 22 मिशन भेजे हैं। एक मिशन फेल हुआ था, एक ने आंशिक सफलता हासिल की थी, मतलब पार्शियल सक्सेसफुल था। सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। नासा का पहला सूर्य मिशन जो था वो पायनियर 5 था 1960 में। जर्मनी ने अपना पहला सोलर मिशन जो है 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था। नासा के करीब 16 सोलर मिशन जा चुके हैं। 12 मिशन सूरज के ऑर्बिटर है, मतलब वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं।
एक बहुत ज़्यादा दूरी से, नज़दीक कोई नहीं गया। एक मिशन फ्लाई बाई था जो बगल से गुजरना था जिसको, दूसरा था सैंपल रिटर्न, और जो अभी जो जिंदा है नासा का सोलर मिशन वो है पार्कर सोलर प्रोब। वो करीब सूरज के आसपास 26 बार उड़ान भर चुका है, डेटा हर बार देता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का उलिसिस और सोहो 3 मिशन भेजे गए थे और ये तीनों जो है ऑर्बिटर मिशन थे और सक्सेसफुल थे। जी ऋचिक, चंद्रयान के बाद अब आदित्य L1 की तैयारी है। इन मिशंस के बाद इसरो के फ्यूचर मिशंस क्या हैं, जरा ये भी बताइए। चंद्रयान की सफलता के बाद अब आदित्य L1 की तरफ नज़र है। ये भी 2 तारीख को लॉन्च होने वाला है। इसके बाद इसरो के पास पूरी लंबी सूची है। अमेरिका के साथ मिलकर के निसार सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जाएगी जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये पूरी दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं की सूचना देगा, पहले जानकारी दे देगा। दूसरा है शुक्रयान, मतलब शुक्र की स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा। तीसरा है गगनयान का मानव रहित लॉन्च किया जाएगा। उसके चौथा है GSLV और इनसेट सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग होने वाली है। ये सारी लॉन्चिंग्स एक के बाद एक हो सकती हैं। शेड्यूल तय कर दिया गया है। शेड्यूल जो है वो कभी कभार मौसम और कभी तकनीकी वजहों से आगे पीछे होता रहता है, तो वो हो सकता है, लेकिन अगले 1-2 साल में इसरो के पास बहुत बड़े बड़े मिशन हैं और 24 के अंत तक तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसरो अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में उड़ान भरवा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋचिक मिश्रा। इंडिया के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। बुडापेस्ट में चल रही इस चैंपियनशिप में उन्होंने कारनामा कर दिखाया। इससे पहले नीरज ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था। वो ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे। इससे पहले 5 मई 2023 को दोहा में डायमंड लीग का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया था। नीरज चोपड़ा के इस सुनहरे प्रदर्शन पर सुनिए आज तक रेडियो के हमारे साथी कुमार केशव की ये रिपोर्ट। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट न हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। ये इंटरनेट पर घूम रही किसी कविता का अंश नहीं है, किसी महान शख्सियत की तस्वीर के साथ वायरल हो रहा मोटिवेशनल कोट भी नहीं है। ये है एक पुराना ट्वीट जो नीरज चोपड़ा ने 6 साल पहले किया था। ट्वीट जो अब पोस्ट कहलाता है क्योंकि ट्विटर एक्स हो चुका है। एक्स का एक मतलब पूर्व या पहले का भी होता है, लेकिन नीरज चोपड़ा एक्स नहीं, करंट वर्ल्ड चैंपियन है, ताज़ा वर्ल्ड चैंपियन है। और उन्होंने कल हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सफलता का एक और नया इतिहास रच दिया। हरियाणा के पानीपत से आने वाले और इंडियन आर्मी में सूबेदार नीरज यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद इंडिया के गोल्डन बॉय कहे जाने वाले नीरज व्हाइट हेडबैंड से अपने लंबे बालों को सहेजते हुए आत्मविश्वास भरे चपल कदमों से दाएं हाथ में भाला उठाए जब ट्रैक पर दौड़ते हैं तो पूरा देश उनकी जीत को लेकर आश्वस्त रहता है। कल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन फेंकने से पहले भी उन्होंने दर्शकों की तरफ देखा और अपना हाथ ऊपर उठा दिया, मानो वो निश्चिंत होकर आए थे कि मेडल उनका ही है। पहला प्रयास फाउल होने के बाद दूसरे अटेम्प्ट में ही उन्होंने भाले को 88.17 मीटर दूर फेंक दिया और जैसे ही भाले को उन्होंने हवा में उछाला, उनके हाव भाव बता रहे थे कि ये विजयी थ्रो है। हुआ भी ऐसा ही। कोई भी एथलीट इसके पार जेवलिन थ्रो नहीं कर पाया और नीरज चोपड़ा ने अपनी उपलब्धियों में एक स्वर्णिम सितारा और टांक दिया। हर जीत के साथ महानता की तरफ कदम बढ़ा रहे नीरज चोपड़ा की ये जीत खास है। क्यों, बता रहे हैं आज तक और इंडिया टुडे के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राहुल रावत। एक वक्त था जब हम लोगों को लगता था कि क्या हम कभी इंडिया की फुटबॉल टीम को फीफा वर्ल्ड कप में देख सकते हैं या कभी किसी इंडियन एथलीट को ओलंपिक पोडियम पे और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के पोडियम पे देख सकते हैं। नीरज ने वो मुमकिन भी किया है और
हम अक्सर ये होता था कि भाई हम दिल जीतने जाते थे, बट अब नीरज चोपड़ा ने वो दिखाया है कि हम मेडल भी जीत सकते हैं। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो नीरज ने खुद भी माना है अक्सर कि कभी कभार क्या होता है, ओलंपिक्स से ज़्यादा टफ कंपटीशन आपको वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में मिलता है और वहाँ गोल्ड मेडल जीतना, और नीरज चोपड़ा जब जाते हैं वो खुद एक सुपरस्टार की तरह। अब ऐसा नहीं होता है कि इंडिया से लोग आए हैं, फेवरेट का टैग दिया जाता है नीरज चोपड़ा को, और गोल्ड से नीचे कुछ भी अगर नीरज लेकर आते तो लगता कि यार कि डिसअपॉइंटमेंट होती थोड़ी बहुत, क्योंकि पिछली बार भी वो सिल्वर जीते थे। तो उस लिहाज से आप देखिए गिने चुने ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने, मुझे याद है जब ओलंपिक फाइनल खेल लेते तो वो बहुत बड़ी बात होती। यहाँ एक ऐसा लड़का है जो मेडल जीतता है, जो गोल्ड मेडल जीतता है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में 2003 में पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज ने वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसके बाद नीरज ने सिल्वर मेडल जीता पिछली बार और अपने आप को और बेहतर करके गोल्ड मेडल जीता इस बार। नीरज चोपड़ा की सबसे खास बात यह है कि वो अपने किसी भी प्रदर्शन से कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं और लगातार बेहतर करने का प्रयास करते रहते हैं। पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज दूसरे स्थान पर रहे थे और देखिए इस बार उन्होंने गोल्ड को अपने भाले से भेद डाला। आप ये जानकर हैरान होंगे कि उनके 10 में से 9 सबसे बेहतर थ्रो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद आए हैं। टोक्यो में उन्होंने 87.58 मीटर दूरी के साथ सोना जीता था और ये उनकी बेस्ट 10 थ्रो, टॉप 10 थ्रो में भी शामिल नहीं है। 25 साल के नीरज चोपड़ा अपने करियर में 88 मीटर की दूरी को 10 बार पार कर चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89.94 मीटर का है। हालांकि उनका भाला 90 मीटर के बैरियर को लांघ नहीं पाया है। क्या ये बस संयोग भर है और नीरज जल्द ही इसे पार कर लेंगे? आइए जानते हैं राहुल रावत से। हर मीडिया इंटरैक्शन में उनसे एक ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है, 90 मीटर कब, 90 मीटर कब। तो उन्होंने कल जो बोला मैं आपको वो बताता हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से मेरे दिमाग में भी वो चल रहा था कि 90 मीटर कब अचीव होगा, कब अचीव होगा। बोलते बट अब मैंने वो छोड़ दिया है, वो एक ना एक दिन तो हो ही जाना है। और आप देखिए पिछले साल वो बहुत करीब आ गए थे, उन्होंने 0.06 मीटर से वो मिस किया था, क्योंकि उनका जो पर्सनल बेस्ट है वो 89.94 मीटर्स का उनका पर्सनल बेस्ट है। और दूसरा हम क्या होता है, हम देखिए फ़िलहाल जो मौजूदा जो जैवलिन थ्रोअर्स हैं अगर आप देखिए उनमें नीरज जो हैं एक ऑल कंडीशन एथलीट बन चुके हैं। चाहे आप योहानस वेटर की बात करें, एक वक्त था जो नीरज ने कल बताया भी जैसे कि वो सब कुछ जीत रहे थे, तो उसमें अब आप देखिए अब एंडरसन पीटर्स हो गए, याकूब हो गए या जूलियन वेबर हो गए, ये जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में अच्छा करते हैं, किसी कॉम्पिटिशन में अच्छा करते हैं, किसी में ख़राब करते हैं। बट नीरज चोपड़ा को आप देखिए वो यूजीन में जाते हैं, स्टॉकहोम में जाते हैं, टोक्यो में जाते हैं या फिर बुदापेस्ट जैसे कल उन्होंने जो किया, तो वो एक ऑल कंडीशन एथलीट बन चुके हैं। वहाँ पे मेडल ज़रूरी होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज मेरा जो बेस्ट होगा, चाहे वो 90 मीटर हो, 95 मीटर हो या 85 मीटर हो, वो आज गोल्ड मेडल के लिए काफ़ी। तो आपको गोल्ड मेडल इतने में मिल जाता है। जैसे हम क्रिकेट में होता है ना, कभी कभार हम क्रिकेट में बात करते हैं कि विकेट्स कैसी होती हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कि आज 400 या 350 वाली विकेट है। आपको एज अ बैट्समैन आपको देखना पड़ता है कि आज विकेट 200 रन की है, 250 रन की विकेट है, ओडीआई क्रिकेट में बात कर रहा हूँ, तो मुझे वैसे खेलने की ज़रूरत नहीं है। 250 रन इस विकेट पे बहुत अच्छे होंगे। वैसे ही बड़े इवेंट्स में, बड़ी चैम्पियनशिप्स में कभी कभार ये होता है कि आपका 88-89 जो मार्क होता है वो काफ़ी होता है। रहा सवाल 90 मीटर का, वो एक ना एक दिन होना ही है। हो सकता है कि अगले साल पेरिस ओलंपिक्स हैं, उसमें नीरज वो कारनामा वो भी पूरा कर दे। इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के ठीक पीछे दूसरे पायदान पर रहे पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम। मैच के बाद नीरज ने फोटो खिंचवाने के लिए उन्हें बुलाया भी। जल्दबाजी में वो पाकिस्तानी झंडा नहीं ला पाए तो तिरंगे के साथ ही उनकी फोटो भी खिंचवा दी। नीरज के इस जेस्चर पर सोशल मीडिया पर दोनों मुल्कों की जनता वाह वाह कर उठी। देश को इस बात से भी तसल्ली हुई कि 2 और इंडियन एथलीट्स ने इस इवेंट में अपने छाप छोड़े, किशोर जेना और डीपी मनु, जो इस कैटेगरी में 5वें और 6ठे नंबर पर रहे, जो दर्शाता है कि जेवलिन थ्रो में भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। आइए इस पर राहुल रावत की राय भी जान लेते हैं।
2008 में जब अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद हमने देखा कैसे शूटिंग रेवोल्यूशनाइज हुई है इंडिया में। उसके बाद सुशील कुमार ने जब ब्रॉन्ज मेडल जीता बीजिंग ओलंपिक्स में, फिर सिल्वर मेडल। अब ऐसा होता है कि रेसलिंग में आप जब भी ओलंपिक्स में compete करते हैं 2008 से हर ओलंपिक गेम्स में आपको रेसलिंग एक मेडल ज़रूर देती है। तो वैसे ही नीरज चोपड़ा का जो जैवलिन थ्रो है, अब आप देखिए हर गली हर कस्बे में लोग, एकेडमीज भर रही हैं, कोचेस कम पढ़ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं। वैसे ही डीपी मनु और किशोर कुमार जेना जो हैं, पिछले साल नहीं थे ये, इस साल आए हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि 3-3 जैवलिन थ्रोअर्स आप देखें इंडिया से फाइनल में compete कर रहे हैं, यानी दुनिया के सबसे बेहतरीन 12 जैवलिन थ्रोअर्स में वो शरीक हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, वो भी वहाँ पे सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं गए थे, उन्होंने 5वां और 6ठा फिनिश करा, यानी दुनिया के टॉप 6 जैवलिन थ्रोअर्स में से 3 भारतीय हैं। जैवलिन थ्रो रेवोल्यूशनाइज हुआ है और नीरज जो है, इसका एक बहुत बड़ा श्रेय नीरज चोपड़ा को जाता है। और आने वाले वक्त में, जैसे पिछली बार भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में रोहित यादव उनके साथ थे, मुझे याद है, इस बार आप 2 और नाम जुड़ गए हैं। होपफुली आने वाले वक्त में और नाम ऐसे जुड़ेंगे। और जूनियर, सबसे बड़ी बात, ये यंग हैं ये सारे एथलीट्स, तो आने वाले वक्त में ये भी बेहतर होंगे एंड होपफुली नीरज चोपड़ा को ही ये कंपटीशन दे रहे होंगे। तो नीरज चोपड़ा के गोल्डन परफॉर्मेंस के अलावा कुछ और भारतीय खिलाड़ियों ने इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। 3000 मीटर के स्टीपल चेज में भारत की पारुल चौधरी फाइनल में पहुंची। हालांकि फाइनल में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और वे 15 खिलाड़ियों में 11वें स्थान पर रहीं। इसके बावजूद उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया और पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसके अलावा भारत की रिले टीम की भी काफ़ी चर्चा है। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में भारत की टीम फाइनल तक पहुंची और 5वें स्थान पर रही। मोहम्मद अनस याहिया, अमोद जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश की टीम ने क्वालिफाइंग राउंड में तहलका मचाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था। कुल मिलाकर बात यह है कि इन सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन से एथलेटिक्स की दुनिया में भारत के लिए नई उम्मीद की लौ जलाई है। कुमार केशव, आज तक रेडियो। और अब बारी है भौचक की, आ गए हैं गर्वित। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने ठगने के मामले में भगवान को भी नहीं छोड़ा। भौचक खबर आंध्र प्रदेश के सिंहाचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी वारी देवस्थानम मंदिर की है। आपको अपने वो दोस्त याद हैं जो अपनी विशेष पूरी करवाने के लिए भगवान को लालच देते थे? हे भगवान, ये वाला एग्जाम अच्छा निकल जाए तो 100 रुपए चढ़ाऊंगा, कॉलेज में वो वाली लड़की की सीट मेरे बगल में हो जाए तो इतना भोग लगाऊंगा, प्लेसमेंट हो जाए तो व्रत रखूंगा, इंटरव्यू निकल जाए तो दान दूंगा, वगैरह वगैरह। इसी कड़ी में एक साहब कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। वो अपनी मन्नत पूरी करवाने के लिए बाकायदा चेक लेकर सिंहाचलम के इस मंदिर में आए, और चेक भी कोई छोटी मोटी रकम का नहीं, पूरे 100 करोड़ का। उन्होंने भगवान से कोई मन्नत मांगी, उसके बदले उन्होंने वो चेक मंदिर के दान पेटी में डाल दिया। उनको यकीन था कि इतनी बड़ी रकम का चंदा देने पर तो भगवान उनकी विश पूरी कर ही देंगे। उसी रात जब मंदिर के इंतजामिया ने दान पेटी खाली की तो उन्हें वो चेक मिला, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। 100 करोड़ रुपए का चेक था भाई साहब। इससे पहले मंदिर में किसी ने इतना बड़ा दान नहीं दिया था। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, मीडिया भी आ गई, सोशल मीडिया पर तो चेक की कॉपी भी घूमने लगी। लेकिन अगले दिन जब चेक बैंक में डाला गया तो भाई साहब चेक हो गया बाउंस। बैंक ने बताया कि जिस अकाउंट से 100 करोड़ रुपए का चेक काटा गया है उस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 17 रुपए हैं। मुझे लगता है कि ये कोई शाणा भक्त है जिसने सोचा कि 100 करोड़ का चेक देखकर भगवान मेरी विश पूरी कर देंगे। जब तक चेक बाउंस होगा तब तक तो अपना काम हो ही जाएगा। अब मंदिर की इंतजामिया कमेटी नाराज है कि इस चेक को दान पेटी में डालने वाले की जांच कराई जाए। अगर उसने ये काम शरारतन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। 17 रुपए बैंक बैलेंस होने पर 100 करोड़ का चेक काटने वाले इस गुमनाम भक्त की चर्चा खूब हो रही है। खैर, जो भी हो, पर यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि चेक देने वाले की विश पूरी हुई या नहीं। गर्वित श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। और आज सोमवार है। सोमवार के दिन आता है हमारा खास पॉडकास्ट नामी गिरामी। इस बार का नामी गिरामी है रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर के हेड प्रिगोजिन पर। प्रिगोजिन हाल ही में प्लेन क्रैश का शिकार हुए थे।
तो जरूर सुनिएगा एपिसोड और बताइएगा कैसा लगा radio@aajtak.com पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है कुमार कुंदन ने, साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। पुतिन का एक रसोइया कैसे बन गया उनका दायां हाथ। पुतिन के लिए कई युद्ध लड़ने वाले प्रिगोजिन और उनकी प्राइवेट आर्मी ने क्यों की थी उनसे बगावत, और क्या प्रिगोजिन की मौत में पुतिन का हाथ है? नामी गिरामी के ताजा एपिसोड में सुनिए येवगेनी प्रिगोजिन की कहानी सिर्फ आज तक रेडियो पर।